चलो भैया आ जाओ, बातचीत करते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट कहते किसे हैं, सबसे पहले अपने को ये जानना है। ठीक, तो इधर बोर्ड पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में अभी हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ कॉस्ट, कॉस्ट किसे कहते हैं, तो इसको नोट करो। ठीक, अमाउंट स्पेंड बाय प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जो भी टोटल एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर कर रहा है वो क्या माना जाता है, उसके लिए कॉस्ट। और क्लास मतलब छोटे क्लासेस में 7th 8th 9th 10th में कहीं पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और उस पर इंटरेस्ट निकालते थे, याद है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब रहा होगा। तो कॉस्ट क्या होती है, किसी भी चीज़ को बनने में जो खर्च आ रहा है प्रोड्यूसर का, हर तरह के खर्च इसमें इंक्लूड है, सारे तरह के, यानी कि ट्रेडिंग और पीएल में आने वाले सारे खर्चे इसमें इंक्लूड हैं। वो क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में उसे कॉस्ट कहते हैं। जितने भी खर्चे वो कर रहा है जिसमें उसके मेजर कुछ खर्च हैं, जैसे रॉ मटेरियल का खर्च, एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहा है या वेजेस दे रहा है उसका खर्च, ठीक है, कैपिटल यूज़ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रहा है वो भी उसी का खर्च। ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट है ना, आप सारा खर्चा जोड़ के, जैसे मान लो कि इसमें 10 पैसा किसी चीज़ का लगा, 20 पैसा किसी चीज़ का लगा, 1 रुपये इसके रॉ मटेरियल का लगा है, 1 रुपये पर मार्कर लेबर को मुझे देना पड़ रहा है, ऐसे मतलब मार्कर पेन का अगर एग्जांपल लें तो ऐसे मल्टीपल खर्चे कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ सब जोड़ने के बाद पूरी एनालिसिस अकाउंटिंग ये वो सब करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ये मार्कर पेन मुझे 15 रुपीज़ में बन रही है। तो 15 रुपीज़ बीइंग एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है। और मैं इसे बेचूंगा कितने में, 20 में मान लो अगर मैं बेच रहा हूँ तो 20 जो है वो मेरी सेल प्राइस है। सेल प्राइस से जो चैप्टर तुमको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में उसका नाम क्या हो गया, रेवेन्यू, जो अगला चैप्टर है। ठीक है, तो इसकी 15 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट है, और 20 इसकी क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, सेल प्राइस या रेवेन्यू कह लो। तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर या अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कॉस्ट। ठीक है, अब ये तो कॉस्ट के मायने हो गए। हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना कुछ और है, मगर हम पहले एक बेसिक बातचीत कर लें कि कॉस्ट कितने टाइप्स की होती हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, इन दोनों को मिला के बनता है एक टोटल कॉस्ट। ठीक है, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का, ठीक है, मिक्सचर होता है। यानी कि टोटल कॉस्ट में आपका टोटल फिक्स कॉस्ट TFC और टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC दोनों होता है, दोनों को मिला के क्या बनता है, टोटल कॉस्ट बनता है। फिर एवरेज कॉस्ट, ठीक है, अब टोटल कॉस्ट हमारी आ गई, फिक्स और वेरिएबल मिला के एवरेज कॉस्ट आ गई। एवरेज कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जितने भी यूनिट तुमने बनाई है उससे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कॉस्ट आएगी। मगर एवरेज कॉस्ट में 2 कॉस्ट इंक्लूड है ना, एवरेज कॉस्ट निकल किससे रही है, टोटल से, और टोटल में 2 इंक्लूड है, एक फिक्स और एक वेरिएबल। तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो सिर्फ हम टोटल कॉस्ट का एवरेज नहीं निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट को हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। तो हम जब एवरेज निकालेंगे तो सिर्फ हम टोटल का ही एवरेज नहीं निकालेंगे, हम फिक्स का भी एवरेज निकालेंगे, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, और हम वेरिएबल का भी निकालेंगे, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो इधर चीज़ें लिखी हुई हैं ये तुम्हारे सिलेबस में हैं। और आखिरी होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। हर एक यूनिट नया बनाने पे, एक यूनिट बनाए 15 रुपये खर्च आया, 2 यूनिट बनाए तुम्हारा मान लो 28 रुपीज़ खर्च हुआ, तो सेकेंड यूनिट बनाने में कितना का खर्च आया है, 13 रुपीज़ का ना। पहली यूनिट बनाई तुमने 15 रुपीज़ लगा, 2 यूनिट बनी तो तुम्हारा टोटल खर्चा हुआ 28 रुपये, तो सेकेंड यूनिट बनने में कितना लगा, 13। ठीक है, फिर 3 यूनिट बनाई तो तुम्हारा टोटल खर्च हुआ 35 रुपीज़ का, तो उस पर्टिकुलरली थर्ड यूनिट के बनने में कितना खर्च हुआ, 7 रुपीज़ का। ये मार्जिनल कॉस्ट है, एडिशनल। ये वो है जो हमको हमारे सिलेबस में क्लास 11th में पढ़ना है। उसके बाद कुछ इधर कॉस्ट लिखी हुई हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये PPC चैप्टर में पढ़ चुके हो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी वहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। पहले तो इन सबों की हम मीनिंग बातचीत कर लेते हैं। ठीक, इन सबों के बारे में तो हमको बहुत डिटेल में बात करनी है, इन सबों की बात कर लेते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो प्रोड्यूसर की अपनी खुद की कॉस्ट है। ठीक है, जैसे एक प्रोड्यूसर, बीइंग एज अ प्रोड्यूसर आप क्या क्या लगा सकते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड तुम्हारी अपनी है, ठीक है, लेबर तुम बाहर से मंगा रहे हो,
कैपिटल में कुछ तुम्हारा अपना लगा है, कुछ तुमने लोन लिया है, और एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारी अपनी है। तो जो जो चीज़ें अपनी हैं उन पे जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें लैंड मेरा ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कैपिटल बाहरी हो गया, लेबर बाहरी हो गया, कैपिटल 2 हिस्सों में है, जो मेरा है वो इम्प्लिसिट, जो मेरा नहीं है वो एक्सप्लिसिट, और एंटरप्रेन्योरशिप पूरा मेरा हो गया। तो इन जो मेरी चीज़ों पे जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज से जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो क्या कही जाती है भैया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई तुम्हारी ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो गई तुम्हारी? एक्सटर्नल के लिए। अब जाहिर सी बात है ना कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके अपने नहीं लग सकते हैं, लग सकते हैं क्या? ठीक। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़, ये हम पढ़े हुए हैं पहले चैप्टर में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एडिशनल चेंज इन मार्जिनल, मतलब एडिशनल चेंज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, 1 मिनट बता रहा हूँ। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है भैया? अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो कर सकते हैं। ठीक, तो जितना हम अपने यहाँ रिकॉर्ड कर पाते हैं वो होती हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक, और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, यानी कि ओन और एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो भी खर्च बैठ रहा है वो सारी कॉस्ट किसका पार्ट होगी? इकोनॉमिक का। यानी इकोनॉमिक और अकाउंटिंग में बस इतना ही का अंतर है, दोनों ही में एक ही चीज़ें हैं, मगर अकाउंटिंग में इम्प्लिसिट कॉस्ट के कुछ हिस्से, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे कितना कॉस्ट इंकर्ड होनी चाहिए, गिरनी चाहिए, ये आप अपनी खुद की, एंटरप्रेन्योरशिप तो अपनी खुद की है ना, तो इस पर हम कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो अकाउंटिंग कॉस्ट इज़ द कॉस्ट जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते समय जो कॉस्ट लिख सकते हैं वो होती है अकाउंटिंग कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट का सीधा सीधा मतलब समझो इम्प्लिसिट, यानी कि इंटरनल, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, ये दोनों ही क्या हो जाती हैं? हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाती हैं। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम बातचीत करेंगे एक एक करके, फिक्स्ड, वेरिएबल, टोटल, एवरेज एंड ऑल। ठीक है, इतना जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ भैया, 3 तरह की कॉस्ट हम एक बार में शुरू करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है पहले तो ये जान लो। ठीक है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज 0। ये वो कॉस्ट है जो आपकी हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, हर लेवल ऑफ आउटपुट पे आनी है, भले से प्रोडक्शन 0 भी हो तो भी। यानी कि ये वो कॉस्ट है जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। अभी 2 कॉस्ट और जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखवाया हो ना, 2 कॉस्ट तो उसमें और भूल गया, अभी याद आ रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर 2 और थी, ट्रेसेबल कॉस्ट, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, 4 भूला हूँ। ठीक है, ऐसी कॉस्ट, ठीक है, जो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे क्या रहनी है? फिक्स रहनी है, बदलनी नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ऐसी कॉस्ट जो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स रहनी है, बदलनी नहीं है, इवन प्रोडक्शन 0 का हो तो भी, इवन प्रोडक्शन 0 का हो तो भी वो कॉस्ट को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने ये एरिया ऑफ लैंड एक्वायर कर लिया जिसका हर महीने का रेंट, सुनते रहो मेरी बात बड़े ध्यान से, लिखना 2 मिनट बाद, जिसका मैंने लैंड का रेंट जो है, मैंने ये एरिया ऑफ लैंड एक्वायर कर लिया और इसका रेंटल वैल्यू मुझे हर महीने देनी है ₹10,000 पर मंथ। ठीक, अब अगर मैं चाहे 1 यूनिट बनाऊं इस पर, चाहे 100 बनाऊं, चाहे 1000 बनाऊं हर महीने, और चाहे इस महीने प्रोडक्शन 0 रहे, ठीक, मुझे रेंट चुकाना पड़ेगा ना, भाग सकते हैं क्या रेंट चुकाने से? ठीक है, और 1 यूनिट बनाऊंगा तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि अरे सर 1 ही यूनिट बनाए हैं तो 10,000 क्यों ले रहे हैं, या 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो मैं रेंट बढ़ा के ज़्यादा दे दूंगा। दोनों केस नहीं ना है, चाहे आपका प्रोडक्शन 1 यूनिट हो, 1000 यूनिट हो, 10,000 यूनिट हो या ना हो, आपको देना हर बार क्या है? एक सेम अमाउंट है। दैट शुड बी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो आपके प्रोडक्शन आउटपुट के साथ वेरी करती है,
इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की कॉस्ट। क्योंकि भैया प्रोडक्शन जब से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। कॉस्ट वेरीज एज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन वेरी करेगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ कॉस्ट नहीं लगेगी, प्रोडक्शन हुआ कॉस्ट लगेगी, प्रोडक्शन और हुआ कॉस्ट और बढ़ेगी। कैसे? लेबर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है वेजेस। क्यों? प्रोडक्शन कब नहीं होगा? जब लेबर नहीं होंगे। एक लेबर आएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, तो एक लेबर की कॉस्ट लगेगी। दो लेबर आए तो अब कॉस्ट बढ़ गई, वेरी कर गई कॉस्ट, तो आउटपुट भी तो बढ़ गया। 10 लेबर हुए तो आउटपुट भी तो बढ़ गया, कॉस्ट भी तो बढ़ गई। ये है वेरिएबल कॉस्ट। और ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अगर नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगनी है। अब प्रोडक्शन अगर है, इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। क्लियर फंडा? टोटल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल आ जाना है। सम टोटल ऑफ TFC एंड TVC। ठीक है, इंकर्ड। अब टोटल कॉस्ट का एक खेल जान जाओ। टोटल कॉस्ट भी भले से 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो, भले से प्रोडक्शन कुछ भी ना हो, फिर भी टोटल कॉस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है ना, लिख दिया है मैंने यहाँ पे। सर हम एक एग्जांपल उठा लें? बिल्कुल सर। यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट, यहाँ पे हम लिखते हैं TFC, यहाँ पे हम लिखते हैं TVC और यहाँ पे हम लिखते हैं TC। और जवाब देते रहना मुझे। जब हमारा प्रोडक्शन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। फ्रेम में आ रहा है ना 4 तक? आ रहा है? ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, मैं कह रहा हूँ कि टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी 10 है, तो वो तो हर बार 10 रहेगी, यानी कि वो हर बार क्या हो जाएगी, 10 10 10 10 10 10 10। ठीक, वो हर बार 10 है। अब TVC 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगा क्या? नहीं। 1 यूनिट हुई तो मान लो कि कुछ इस पे कॉस्ट लग गई, मान लो कि 5 रुपीज़ में। 2 हुआ तो ये 9 हो गया। ठीक, फिर ये 3 पे 12 हो गया, 4 पे 14 हो गया। अब मुझे सर जी टोटल कॉस्ट बताइए आप। 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट कितनी है? फिक्स प्लस वेरिएबल मिला के 1 यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी है? जिस 15 में 10 रुपये फिक्स का है, 5 रुपये वेरिएबल का है। 2 पे कितना है सर? 3 पे कितना है सर? और 4 पे कितना है सर? मामला क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। डायग्राम बनाने के लिए जगह मैंने नहीं छोड़ी, नहीं तो मैं डायग्राम भी बना दिया होता। यहीं पे बना देता हूँ, नोट कर लो, फिर डायग्राम भी बना देता हूँ। देखो भैया, हमने तीनों का फिगर यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है। ओरिजिन एक्स एक्सिस वो तीनों डायग्राम में रहेगा, ओरिजिन एक्स एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी दिखाते हैं, तो क्वांटिटी 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 यहाँ लिखा हुआ है, छोटे में लिखा हूँ QTY। ठीक है। ग्राफ 1 में वाई एक्सिस पे हम TFC रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, TFC लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ग्राफ 2 में TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और यहाँ पे TC है। अब बोर्ड पे देखिए TFC का डायग्राम क्या बनेगा। बॉस TFC का डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, ये हो गया आपका TFC का डायग्राम। यहाँ पे 10 रुपये लिख दीजिए क्योंकि 10 है। वेरिएबल कॉस्ट बोर्ड पे देखो, 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कहाँ शुरू होगी? ओरिजिन से शुरू होगी, TVC। जब आउटपुट 0 है तो कॉस्ट भी तो 0 है। अब TC की अगर हम बातचीत कर लें तो TFC का 10 कहाँ है? यहाँ पे है, यानी कि TC कहाँ शुरू होगी? यहाँ से शुरू होगी। ये लाइन साफ दिख रही है ना? एक बार कैमरे में भी देख लेना। क्लियर है ये लाइन? ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये आपकी शुरुआत इसकी कहाँ से होनी है? 10 से ही होनी है। शुरुआत 10 से ही हुई है ना? ठीक। अब एक और ग्राफ, एक सिंगल छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। ओरिजिन वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, एक्स पे मैं लिखता हूँ क्वांटिटी। बोर्ड पे देखो फिक्स कॉस्ट कहाँ से इंकर्ड हो रही है? यहाँ पे देखो, बोर्ड पे देखते रहो। फिक्स कॉस्ट यहाँ से, ये हो गया हमारा TFC। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से 0 से TVC। तो टोटल कॉस्ट कहाँ से जाएगी? यहाँ जाएगी।
और वो हमेशा किसके पैरेलल रहेगी? टीवीसी के पैरेलल रहेगी। क्यों? क्योंकि टीसी और टीवीसी में जो गैप है वो किसका है? एफसी का है। देख लो, नहीं यकीन है तो टीसी और टीवीसी में गैप किसका है? 0 और 10 में गैप किसका है? 10 का। 15 और 5 में 10 का गैप, 19 और 9 में 10 का गैप, 22 और 12 में 10 का गैप, सब में एफसी का गैप है। तो ये क्या बनेगी भैया? पैरेलल। याद हो गया? बनाओ, खत्म करेंगे इसको। आ जाओ भैया। एवरेज कॉस्ट, सबसे छोटी डिफिनेशन एवरेज कॉस्ट की यही है, पर यूनिट कॉस्ट, प्रति इकाई लागत। जो यूनिट बनी है ऑन एन एवरेज हर यूनिट कितने में बनी है, बस। ठीक। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीसी बाई क्यू, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब बोर्ड पे देखते रहो एकदम, इसीलिए फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब आप टीसी को लिख सकते थे टीएफसी प्लस टीवीसी लिख सकते थे ना, तो आपने लिख दिया टीसी को टीएफसी प्लस टीवीसी बाई क्यू। कुछ गलती तो है नहीं? ठीक है। अब इसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं टीएफसी बाई क्यू और टीवीसी बाई क्यू भी तो लिख सकते हैं, अलग अलग डिनोमिनेटर को स्प्लिट करोगे तो। आपने ये लिख लिया। अब आपको याद है कि जब बोर्ड पे देखते रहो भैया, टोटल को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो वो एवरेज बन जाता है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाएगा, और टोटल वेरिएबल को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो एवरेज वेरिएबल बन जाएगा। यानी कि टीएफसी बाई क्यू क्या बन जाएगा? एएफसी। और टीवीसी बाई क्यू क्या बन जाएगा? एवीसी। यानी कि एसी का एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है, एएफसी प्लस एवीसी, और एक फॉर्मूला यहाँ पे टीसी बाई क्यू। दो फॉर्मूले एसी के मिल गए। अब बोर्ड पे है सर आपके पास क्वांटिटी, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एवीसी, एसी, ये सब फाइंड करना है। टीसी यहाँ पे गिवन है, क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, फाइंड करते हैं। ठीक, मैं एक लॉजिक बता दे रहा हूँ। 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे अगर टोटल कॉस्ट कुछ है तो वो फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, यानी कि टीएफसी कितनी होगी? 12। तो वो अगर एक बार 12 होगी तो वो हर बार क्या होगी? सर सबसे पहले हम हर बार 12 लिख लें। अब टीएफसी और टीसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? टीसी होता है, सॉरी टीवीसी होता है। टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? टोटल वेरिएबल होता है। तो 12 माइनस 12 कितना हो गया? 0। जो कि अच्छा देख लो, बात हमारी जस्टिफाइड भी तो है। 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट 0 ही तो आ रही है। 18 माइनस 12 22 माइनस 12 10 27 माइनस 12 15 36 माइनस 12 24 और 47 माइनस 12 35 ना, 35 10 45 2 47, सही है। अब एएफसी और एवीसी है, अभी अपने एएफसी एवीसी पे नहीं जाएंगे, अभी अपने क्या निकालेंगे? सीधे एसी निकालेंगे। एसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीसी बाई क्यू होता है 12 डिवाइडेड बाई 0। 0 आएगा कि इनफाइनाइट रहेगा, ये सोच लेना। 18 बाई 1, 22 बाई 2, 27 बाई 3, 36 बाई 4 और 47 बाई 5, 9.4 9.4 आएगा। हाँ 9.4 है। ठीक है, अभी देखो इधर देखत रहो। एएफसी कैसे निकलेगा भैया? एएफसी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे टीएफसी बाई क्यू है, तो एएफसी को हम निकालेंगे टीएफसी बाई क्यू से, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट, 12 डिवाइडेड बाई 1 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 12 डिवाइडेड बाई 5 2.4 जी, हो गया। ठीक है। एवीसी, एवीसी का फॉर्मूला क्या है? एवीसी का फॉर्मूला यहाँ पे है, देखो। एवीसी का फॉर्मूला क्या है? टीवीसी बाई क्यू है, तो 0 बाई 0, 0 बाई 0 1 होता है। कभी कहमत देना किसी से, मेरे जैसा आदमी रहेगा तो अकेले इंडिपेंडेंट बैठा के जलील करेगा। ठीक है, तो 0 बाई 0 नल होता है, ना 0 बाई 0 0 होता है, ना 0 बाई 0 1 होता है। ये भी मत कह देना कि 0 बाई 0 0 होता है। ठीक है, नल वॉइड। ठीक, नहीं तो मैं पर्सनली एक जगह साइड में बैठा के और कैमरे के सामने बेइज्जत करूंगा। ये तो तुम्हारे टीचर के ऊपर है, उसकी काबिलियत डिसाइड होगी कि वो कितना जानकार है। ठीक है, खैर टीचर को मत बीच में ले आया करो, कल के दिन तुम लोग मुझको भी बीच में ले आओगे। हैं 12 कहाँ गए यार, भूल जा रहे हैं। हाँ 6 बाई 1 6, 10 बाई 2 15 बाई 3 24 बाई 4
6 साफ नहीं दिख रहा है। और 35/5। अच्छा, AFC प्लस ABC मिला के AC होता है। देख लो भैया, इनफाइनाइट प्लस नल इनफाइनाइट। 12 + 6 18, 6 + 5 11, 4 + 5 9, 3 + 6 9, 2.4 + 7 9.4। हर तरह से जिस तरह से जस्टिफाई इसको करना है कर लो। जिसमें से हमने ये 3 डायग्राम देख लिए हैं, ठीक है। AFC ABC और AC का देखना है। टाइम है, होगा ही, देख लेते हैं। X एक्सिस ओरिजिन, Y एक्सिस क्वांटिटी। पहले हम देखते हैं AFC को, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। AFC कैसे निकलेगा भैया, सॉरी कैसे उसका डायग्राम बनेगा। डिमांड का डायग्राम याद है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ED = 1 जब मैं पढ़ाया था तो बताया था ना, उसका क्या डायग्राम होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका भी वही होगा। ABC का भी बन पाएगा, AC का तो बनने की जगह नहीं है जी। चलो यहीं बना देते हैं छोटा छोटा। दिखाई तो तुम लोगों को दे रहा है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको वो कर लेंगे, जूम इन कर लेंगे। जूम इन जूम आउट क्या बोलते हैं, अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है। ठीक है, पहले सेकंड वाले डायग्राम में हम बना देते हैं ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें हम बना देते हैं AC। बोर्ड पे देख लो भैया, ख़त्म, टाटा बाय बाय होने वाला है। ABC का डायग्राम क्या बनेगा, U शेप कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट U शेप होता है। किसका डायग्राम, ABC का। और AC का डायग्राम भी U शेप होगा। तो सर अंतर क्या है दोनों में, दोनों ही अगर U शेप हैं तो फिगर पे देख लो, बाद में मैं नहीं बताऊंगा। ABC का जो डायग्राम है वो X एक्सिस के ज़्यादा करीब है, और AC का जो डायग्राम है वो X से थोड़ा दूर है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। AFC की वजह से AC का डायग्राम भी U तो बनेगा मगर ऊपर बनेगा थोड़ा, और ये एक्सिस से क्लोज बनेगा। तो एग्जाम में जब आप डायग्राम बनाइए दोनों को U शेप ही बनाइए, मगर ABC आप हमेशा बनाइए X के करीब, और AC में आप एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। बनेगा दोनों ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट U की तरह, ठीक है। क्यों होगा, क्या होगा, इस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। तो ये जो आज की बातचीत है और आज का पहला पार्ट है, हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 पार्ट से ज़्यादा ये चैप्टर ना जाए, ठीक है। देखते हैं कितना जाता है, तो हम लोग वहीं पे बातचीत ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और जितने भी मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं भैया, इतना अगर वीडियो देख लिए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने दोस्तों को फैलाओ, ठीक है। आज की हमारी आपकी बातचीत यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।